नमस्कार अभ्यर्थियों। मेरे सभी भाइयों का दिन अच्छा रहा होगा। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी में लगे होंगे। ऐसे ही लगे रहिएगा, हिम्मत नहीं हारना है, हमें लगे रहना है। हमारे साथ जो चीज़ें होती हैं उसको होने देना है और हम अपने कर्म पथ पर चलते रहेंगे। साथियों, यह जो क्लास होता है आपका, ये डेली रात में 9 बजे, 9 से 9:30 बजने के बीच में होता है। और इसमें हम सारे दिन भर की जितनी खबरें होती हैं प्लस जो शिक्षा जगत से रिलेटेड हर एक फील्ड में जो जानकारी होती है हम आपको देते हैं। उसी विषय में हम बात करने वाले हैं। सारी चीज़ें हम डिटेल से बताएंगे। आज बहुत ही विशेष जानकारी आपको देनी है। अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो बहुत ही विशेष जानकारी आप पाएंगे। आज बहुत एक खुशखबरी भी आपको सुनाने वाले हैं। जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं, जो बच्चे पढ़कर अपना कोरम मतलब एक तरह से पढ़ते हैं अच्छे नंबर के लिए। यह नहीं कि स्कूटनी में हो गया तो अच्छा पैसा दे देंगे काम हो जाएगा, क्या दिक्कत है, या फिर पैसे दे देंगे तो पास हो जाएंगे डीएलएड में। तो इन सब बच्चों के लिए जो केवल पढ़ने में रुचि रखते हैं, अपनी मेहनत पे ध्यान देते हैं, मेहनत पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और उसके लिए खैर हम एक अलग सेपरेट वीडियो भी कल सुबह तक बना देंगे। आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल सुबह दो चीज़ों पर वीडियो आएगी। एक आपके आचार संहिता किस किस प्रकार से लगता है, आखिर इसमें क्या चीज़ें होती हैं, क्या प्रोसेस होते हैं। और एक और आएगा कि जो चेकिंग बैठाई गई है, जो जांच बैठाया गया है हमारे सचिव जी द्वारा डीएलएड में, जो गलत तरीके से मूल्यांकन करा लेते हैं कापियों का, या फिर कोई शिक्षक हो, कोई प्राचार्य हो, गलत तरीके से कापियां चेक करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे स्कूटनी का हो, चाहे जिस भी फ्रेश का हो, चाहे बैक वालों का हो, तो उनके लिए भी बहुत बेजोड़ कार्रवाई चला दी गई है। इस वजह से बच्चों थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। अपनी मेहनत पर सिर्फ विश्वास रखिए, कुछ नहीं हो सकता, कहीं भी कोई लीकेज हो ही नहीं सकता। अब बहुत ही शुद्धता से काम होना स्टार्ट हो गया है। खैर, अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो उन प्रशिक्षुओं का भविष्य संवर जाएगा। जो प्रशिक्षु यह कहते हैं, जो प्रशिक्षु रियल में मेहनत करते हैं और मेहनत पे ही ध्यान देते हैं, पैसे रुपए कौड़ी ये सब पे नहीं ध्यान देते हैं, आखिर जो प्रशिक्षु मेहनती हैं वो आगे निकलेंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों पर सचिव जी काम करना शुरू किए हैं। बहुत ही सराहनीय कदम उन्होंने उठाया है और इस पर एक विशेष हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए, देखिएगा। शिक्षक भर्ती कैलेंडर इसमें भर्ती कैलेंडर जारी हुआ है। मतलब कि जो एसएससी ने अपना शेड्यूल 15 एग्जाम की शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया है। इस पर एक सेपरेट वीडियो मात्र 1 मिनट का हम बनाएंगे आपको दिखाने के लिए। वैसे आपने देख भी लिया होगा कि एसएससी ने बहुत सारे अपने जो एग्जाम है 2023 तक वह शेड्यूल जारी कर दिए हैं और आप उसको देख सकते हैं। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स हैं उसके जो कि लगे हुए हैं, सीजीएल, सीपीओ, है ना, ये सब सारे के सारे। तो भर्ती कैलेंडर एसएससी ने जारी कर दिया है। कब कौन से एग्जाम्स होंगे इसको आप देख सकते हैं आकर भी, result.com पर भी, उसके ऑफिशियल साइट पर भी। इसके बाद शिक्षक भर्ती 69,000 मामला भी हम इस पे चर्चा करेंगे। सीटेट आगे परीक्षा स्थगित होगी या फिर होगी, या फिर कब होगी, या फिर सही समय पर होगी, जो परीक्षा स्थगित हुआ है कब होगा, यह सारी बातें हम करने वाले हैं बच्चा। इसके बाद डीएलएड मूल्यांकन कार्रवाई, बहुत ही विशेष चर्चा इस पे करेंगे, आप लोग देखेंगे। इस पे सेपरेट वीडियो भी हम लाने वाले हैं। एक आचार संहिता क्या होता है इस पर आज बताएंगे, इस पे कैसा लगता है या फिर कब से लगने वाला है, यूपी में कितने राज्यों में लगने वाला है, यूपी के साथ सब कुछ बताएंगे। आखिर यूपी का जो विधानसभा का कार्यकाल है कब पूरा हो रहा है, अन्य राज्यों का कब पूरा हो रहा है, सब पे चर्चा करेंगे, आज भी करेंगे और एक विशेष वीडियो भी बनाएंगे इसके लिए सेपरेट, ठीक है। यूपी टेट परीक्षा में देरी हो रही है भैया। देखना, एक चीज़ और है, यूपी टेट की परीक्षा 23 तारीख को प्रस्तावित था, लेकिन उस पर विचार विमर्श नहीं किया गया। कहा जा रहा है 23 तारीख को और एक एग्जाम है बच्चों, इस वजह से हो सकता है आपके एग्जाम 23 तारीख को नहीं होंगे। हमने तो पहले ही बोल दिया था भाई, जनवरी या वो एग्जाम मत कराया, ससुरा बंदर की तरह नाचता रहे बस। हम इससे चर्चा करते हैं इस पर। डीएलएड 2019 प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे, इस पर भी चर्चा करते हैं। क्योंकि अब जिस तरह से हमारे सचिव जी काम कर रहे हैं ना, तो उम्मीदें घटती जा रही हैं, उम्मीदें कम होती जा रही हैं। इनका स्ट्रिक्टली मतलब एक तरह से यह बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते चले जा रहे हैं और कठोर होते चले जा रहे हैं। ये बात नहीं कि आपको प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी समस्याएं डील करेंगे। अगर समस्याएं डील करने से उनको समझ में आता है कि भेजे में कुछ घुसता है उनके, कि बच्चों का समय बर्बाद हो रहा है, तो वो ये काम कर सकते हैं। और इसके लिए हमें दबाव बनाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, धरना प्रसाद सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कब करना है, रिजल्ट आने दीजिए पहले 4th सेमेस्टर का, उसके बाद खुद ही प्रशिक्षु जुट जाएंगे वहाँ पर। 2018 प्रत्यावेदन, हाँ भाई, यह बहुत ही विशेष सोचनीय विषय है। सोचनीय विषय है कि केवल इतने ज़्यादा प्रशिक्षु फेल हुए 2018 में मैथ में, और सिर्फ 300 से प्लस, मतलब कि लगभग 400 भी बच्चे नहीं हुए हैं प्रत्यावेदन के लिए। आप लोग की यह क्या नाकामी है, आखिर क्यों नहीं जमा करना चाहते हो? ऐसे तो बड़ी बड़ी फेंकते हो, सर हम प्रत्यावेदन दे दे कि हमें चौथे चांस मिलेगा। भाई प्रत्यावेदन तो पहले दो, और जिन प्रशिक्षु का एक बार एडमिट कार्ड नहीं आया है वो दोबारा जाकर दें भाई, चाहे 2017 बैच के हो तो चाहे 2018 बैच के हों। वो कह रहे हैं सर हम क्या दोबारा दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, दोबारा तिबारा आप दीजिए, जितनी बार हो सके वो दीजिए आप। अगर संख्या आपकी वहाँ पे संख्या बल दिखा तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा भैया, नहीं तो नहीं आ सकता।
पहले भी आप सुन चुके हैं उपाध्याय सर के भी कार्यकाल में ये बातें। और यहाँ पर हमको यह सुनने को ना मिले कि भाई हमारी संख्या कम पड़ गई इसमें सर्टिफिकेट कार्ड जारी नहीं हुआ। हमें पीछे नहीं हटना है, अपने कर्म तो करना है हमें। जो चीज़ हम कर रहे हैं, जो चीज़ें फुलफिल है हमारी क्राइटेरिया, उसको हम फुलफिल करें अपनी तरफ से जो कर सकते हैं। और वह यह कहने को ना रह जाए कि हमने अपनी संख्या बल वहाँ पे नहीं दिखाया। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें भाई, या आपका प्लेटफॉर्म इस पे बच्चों को जोड़ें। और अगर आपको उचित लगता है तो अपने घर के सारे मतलब कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी जोड़ेंगे, क्योंकि हमने इस ग्रुप डी का भी सारा का सारा टेस्ट स्टार्ट किया है। रोज सुबह टेस्ट आता है, फुल टेस्ट आता है भाई। आप अगर दे लोगे बच्चा तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। बहुत ही अच्छे चांस हैं ग्रुप डी में, अगर सिलेक्शन ले लोगे तो कितना ही मज़ा आएगा। ग्रुप डी और एनटीपीसी बताओ, लगा हुआ है ऐसी भर्ती कभी आएगी नहीं भी नहीं, अगर आएगी भी 2024 देखा जाएगा फिर, है ना। तो लगे रहो, कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो होना तय है। अब हम बात करते हैं शिक्षा भर्ती कैलेंडर को लेके। पहले तो बात आपको पता है बच्चों, इसमें हम सेपरेट वीडियो एक बना देंगे 1 मिनट का, उसमें आपको दिखा देंगे नोटिस कि उसमें शुरू से लेकर मतलब कि 2022 से जितने भी एसएससी के एग्जाम होने वाले, लगभग जनवरी फरवरी मार्च में सीजीएल के एग्जाम होंगे। उसके साथ ही पूरा सीपीओ, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस और आपके स्टेनो जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें सब कुछ क्रम से लगे हुए हैं। एसएससी जीडी वाला भी है ना, सब कुछ। एसएससी जीडी भी एग्जाम हुआ है, उसका जस्ट बहुत जल्दी उसका आंसर की आने वाला है। अगर आप लोग देखें दिए होंगे तो देखना ज़रूर बच्चों, हमारे घर के भी बहुत सारे लोग दिए थे। तो आप आराम से इसको चेक करेंगे, और नहीं तो हम एक कल एक मिनट का लेक्चर ला देंगे इस पे। और शिक्षक भर्ती 69,000 मामला बच्चों, क्योंकि पता है हमारे अगर हम बात करें अपने केंद्र सरकार की, सॉरी राज्य सरकार की बात करें तो 69,000 मामला जो बच्चों था उसमें पिछड़ी जाति आरक्षण को लेके, पिछड़ी नहीं बच्चों, आरक्षण को लेके बहुत बड़ा विवाद था। तो उसमें इसके शिक्षक भर्ती में मतलब कि उस मामले में हमारे उनके द्वारा मतलब कि जो आपके विधानसभा अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा कहा गया साफ साफ, सभापति जो होते हैं भाई, उनके द्वारा कहा गया है ऐसी कोई भी मामला नहीं है, या फिर ऐसा कोई भी इसमें रुकावट नहीं है कि आरक्षण को लेके इस भर्ती को रोका जा सके या फिर रुकावट उत्पन्न हो, क्योंकि इसमें कोई आरक्षण को लेकर कोई विवाद नहीं है। पूरी की पूरे मामला हमने टटोला और बिल्कुल स्वच्छ है मामला। और रही बात जो कमेटी है वो रिपोर्ट देने की जो बात करी थी, रिपोर्ट तो उसका आया ही नहीं है, और इसमें कोई घोटाला वोटाला नहीं है, सारी बातें उन्होंने साफ साफ कहा है। हमने इसको रीचेक किया, लेकिन एक बात अभी बच्चों झूठा आया था कि कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। फिर भी अब देखिए हमारे आज आपने देखा होगा बहुत जगह, अगर न्यूज़ देखते हैं डेली तो न्यूज़ आप देख सकते हैं, उसमें साफ साफ अगर राज्य सरकार का न्यूज़ देखना चाहते हैं उसके लिए हम एक छोटा सा कटिंग लिए हैं, आपको दिखा देंगे। उसमें वीडियो क्लिप है हमारे पास छोटा सा, तो उसको हम आपको दिखाएंगे। तो उसमें खुद सभापति जी, सभापति महोदय जी बोल रहे हैं कि जो भर्ती है वो बिल्कुल साफ, इसमें आरक्षण का मामला कहीं भी कोई रुकावट नहीं या फिर घोटाला नहीं है। इसमें आराम से जो शिक्षक भर्ती है यह बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ सुथरी है। इसमें अगर बात और एक बात और कहा जाए कि जो कमेटी रिपोर्ट देने की बात कही गई, तो उसमें कोई कमेटी रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं सौंपी है। मतलब झूठ क्यों बोलते हो भाई, बस इतनी बातें हैं। और राज्य सरकार जो अफवाह फैला रही है कमेटी हमें रिपोर्ट दी है, तो कमेटी रिपोर्ट दी है आपको तो बता देना है अभी कि कितने उसमें सीट हैं, कितने उसमें रिक्त पद हैं, ये तो बता दो। साला झूठ बोलने की नौबत, मतलब कि तुम लोग को झूठ बोलने पे बाज नहीं आओगे। तुम लोग को अगर ना, अगर तुम लोग को समझा जाए भगवान ने, तो मतलब कि अगर तुम लोग को कुछ कहने को कहा जाए, फिर तुम लोग को अगर बोला जाए कि भाई तुम बोलो कि तुम्हारा नाम क्या है, कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो तुम वो भी झूठ बोलोगे। एक अगर बोल दिए, मान लीजिए अपने आपके आपसे पूछा गया आप राजनेता हो, या आप अपने पिताजी का नाम बताओ, तो आप बताओगे मोहन, फिर हम बोलेंगे झूठ बोल दिए, तो उस पर भी सोचने लगोगे या हाँ हमने झूठ बोला कि सही बोला है, झूठ बोला कि सही बोला है। तो इस तरह के मामला, आप इस तरह के आप पर्सन हो, आप इस तरह के आदमी हो भाई, आप इंसान हो। तो थोड़ा सा जो चीज़ें बोलते हैं आप लोग सोच कर बोला करें, जिससे कि आगे दिक्कत ना हो। वैसे खैर राजनीतिज्ञ जो है ना, कूटनीति जो है ना, यह इसी सब पे चलती है। आप लोग झूठ बोलो, ठीक है भाई। और इन सब से हम लोग को क्या मतलब भाई, हम लोग से कुछ मतलब नहीं है। आराम से अपना काम आप लोग करो। जो भविष्य में बो रहे हो, मतलब जो भविष्य के लिए बो रहे हो, वह बहुत अच्छा कर रहे हो, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। और हम लोग की जो दुआएं हैं ना, आपके साथ रहेंगी, हमेशा साथ रहेंगी। इसके बाद बात करें बच्चों सीटेट, देखिए इसमें कोई भी भर्ती अभी मतलब कि कोई भी कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। आपने पिछले कुछ दिनों से सुन रहे होंगे कि इस कमेटी जो है रिपोर्ट सौंपती है शिक्षक भर्ती की। तो ऐसे कोई बात नहीं, अगर ऐसा होता तो बच्चे डेली वहाँ पर हुआ नहीं करते, वहाँ पर डेली बच्चे धरना नहीं देते। डेली पर दिन, हर दिन की बात करें बच्चों, 500 से 600 बच्चे वहाँ पे उपलब्ध होते हैं। क्या उनके घर में उनकी और कोई काम नहीं उनके लिए, या फिर उनके घर वाले खुद उनको मतलब कि इसीलिए बस मतलब कि एक तरह से लाए हैं संसार में कि आप फिर धरना करते रहो। मतलब कि कुछ हद होता है। अगर आप शिक्षक भर्ती निकालोगे, अभी आपने कुछ दिन पहले ही एक ऑडियो सुना होगा, उसमें जब बच्चा पूछ रहा है, जब प्रशिक्षु पूछ रहा है आपके पीएनपी कार्यालय से कि शिक्षक भर्ती में क्या हम लोग को मौका मिलेगा, जो डीएलएड बैक वाले हैं 2019 के, या फिर जिन जो बैक पास हो गए हैं,
तो बोले कि हम ठेका लेके बैठे हैं तुम्हारा, हम ठेका लेके बैठे हैं आप लोगों का। इस तरह साफ साफ ने कार्यालय से जवाब दिया कि ठेका लेके नहीं बैठे हैं, कि शिक्षक भर्ती से पहले हम तुम्हारी यूपी टेट भी करा लेंगे, ये हम थोड़े एक तरह से लिखित दे दें क्या कि शिक्षक भर्ती से पहले तुम्हारा यूपी टेट भी हो जाएगा और प्लस तुम्हारा यह भी हो जाएगा, मतलब कि तुम डीएलएड पास भी हो जाओगे। ऐसा कुछ लिखित नहीं है। अब तुम लोग का जो चल रहा है वो चलता रहेगा, शिक्षक भर्ती जब आनी होगी तब आएगी, ऐसा उन्होंने साफ साफ बोला है बच्चों। तो इतना याद रखना, दिल पे कभी मतलब अपने आप को कभी उदास न करना, बस लगे रहना, आज नहीं तो कल तय है और मुकाम तो मिलना ही है। और रहेगी बात उन लोग की करतूत की, वो लोग अपना भुगतेंगे। और सीटेट आगे की परीक्षा की बात करें बच्चों, सीटेट की आगे की परीक्षा जैसी है वैसे ही चलेगी। 20 तारीख से जो भी परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं या फिर होंगी, वह जैसे हैं, स्थिति उसकी जैसे बनेगी उस तरह से चलेगी अपनी, जैसे प्रारूप उसका बनाया गया था पहले वैसे ही वो चलेगा। खैर रहेगी बात 17 और 16 तारीख की, तो 16 तारीख का सिर्फ और सिर्फ सेकंड शिफ्ट और 17 तारीख का दोनों शिफ्ट कैंसिल हुआ है। कैंसिल का मतलब एक तरह से स्थगित किया गया है, उसको उठाकर अब कब कराया जाएगा, जब भी होगा वो 13 जनवरी के बाद ही उसका डेट निकाला जाएगा। ठीक है, ऐसी बातें हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, अपने संज्ञान में जो चीज़ें हमारे मतलब एक तरह से जो हम सोच सकते हैं उसके अनुसार आपको बता रहे हैं। जब भी आपका एग्जाम होगा सीटेट का, जो पेपर आउट हुआ है, अभी पेपर कुछ भी हो, बगिंग वगैरह प्रॉब्लम हुआ था 17 और 16 को, मतलब 17 को नहीं 16 को, तो उसको देखते हुए 17 तारीख वाला भी हटा दिया गया है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये करा नहीं सकते तो ऑफलाइन करा लेते। सही बात है भाई, अगर आप क्या नहीं करा सकते आप, तो आप ऑफलाइन करा लेते, ऑफलाइन करा लेते। अगर आपको ऐसे ही सुविधा लग रहा है, आप ऑफलाइन कराते आ रहे हैं, तो आप ऑफलाइन करा लेते बच्चों की, कम से कम पेपर तो हो जाता है ना। तो रहेगी बात इस पे ऑनलाइन ही कराएंगे ये लोग, लेकिन 20 तारीख से सुचारू रूप से जैसे पैटर्न आगे है बच्चों का उस प्रकार से चलेगा। जिनका 20 को है, 21 को है, 22 को है, उस तरह से चलता चलेगा। फिर उसके बाद तीसरी शिफ्ट, फिर उसके बाद मतलब कि दूसरा फेज स्टार्ट होगा। और जिनका पेपर आउट हुआ है, मतलब एक तरह से स्थगित हुआ है 17 और 16 वाला, 16 का सिर्फ सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट में जो बच्चे पेपर दे दिए थे उनका मान्य है, उनका वैलिड हुआ नहीं स्थगित होगा, वह फिर वह कैंसिल नहीं होगा। सिर्फ सेकंड शिफ्ट और 17 का दोनों शिफ्ट कैंसिल करा के 13 जनवरी के बाद पेपर की आयोजन किया जाएगा। यह बातें आ रही हैं निकल कर। इसके बाद डीएलएड मूल्यांकन पर कार्रवाई की बात करें बच्चों, तो पहले इससे पहले हम बात कर लेते हैं आचार संहिता को लेकर। आचार संहिता क्या होता है आपको विधिवत समझा देते हैं एक बार, इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। देखिए अभी जो हमारा ईसी है, यानी कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयुक्त जो है भैया, जो इस समय सुशील चंद्रा जी उसके हेड हैं, मतलब कि अध्यक्ष हैं, चुनाव आयुक्त हैं इस समय, आपके पता है। उनका जो एक तरह से सैर सपाटा है शुरू हो चुका है हर एक राज्य में, जहाँ पे 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। कौन कौन से राज्य में चुनाव होने वाले हैं आपको बता देते हैं। 5 राज्य हैं भैया, देखना, यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है और नागालैंड है, और एक और है भाई, और एक गोवा है। गोवा है, गोवा सॉरी सॉरी नागालैंड नहीं, मणिपुर बच्चा, मणिपुर। मणिपुर आपका गोवा है, मणिपुर, गोवा हमारा नीचे दक्षिण भारत का, जस्ट कर्नाटक और उसके महाराष्ट्र के बीच में है ना। तो गोवा हो गया, फिर नागालैंड हो गया, सॉरी मणिपुर, गोवा मणिपुर, फिर उसके बाद आपका पंजाब, पंजाब के बाद पंजाब के बगल में आप देख लेंगे यूपी, यूपी के ऊपर जस्ट उत्तराखंड। ये 5 राज्यों में चुनाव है आपका विधानसभा का अगले साल, यानी कि जो ये 4 राज्य हैं यूपी को छोड़ के, इनका तो जो विधानसभा का कार्यकाल है 2022 तक, मार्च 2022 तक खत्म, मतलब कि कंप्लीट हो रहा है। तो ये चुनाव आयोग तो यही काम करती है कि जैसे कि कोई राज्य में चुनाव हो तो 2-3 महीने पहले ही चुनाव करा ले, जिससे कि जैसे ही विधानसभा का कार्यकाल कंप्लीट हो, वैसे ही तुरंत वह जीती हुई पार्टी को या फिर जीते हुए जो योग्य पार्टी होगी उसको वह अपना का पूरा ब्यौरा राज्यपाल को सौंप सकें उस राज्य के, जिससे कि वो अपना शपथ वगैरह दिलाकर भैया ला सकें गद्दी पर समय से पहले। और तब यह क्या होता है, अच्छा यह कब लगने वाला है आचार संहिता बच्चों, तो आचार संहिता आपका 5 से सुनाई दे रहा है, मतलब कि एक तरह से जनवरी के पहले वीक से लेकर 15 जनवरी के बीच में यह सैर सपाटा शुरू हो जाएगा। मतलब कभी भी लग सकता है, 7 से लेकर 15 जनवरी तक कभी भी लग सकता है, मतलब अगले महीने, 1 महीने भी नहीं है। आराम से आप लोग, अगर इसके पहले कोई भर्ती आनी है तो आ सकती है, अन्यथा लटकनी है तो लटक जाएगी बच्चों। जो आपकी शिक्षक भर्ती है लटकनी है तो लटक जाएगी। अगर नहीं आया इस 7-5 जो भी 15-20 दिन है इस बीच में, अगर लेखपाल की भर्ती इस 20 दिनों में नहीं आई, जो भी भर्ती आने वाली है अगर इस 20 दिन में नहीं आई, तो समझ लेना उस पर काम नहीं होगा। हम बताते हैं आपको क्या होता है। देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव अगर संहिता की कराएं, आदर्श चुनाव संहिता की बात करें, मतलब कि मॉडल कोड ऑफ मोड कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मतलब कि चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई है, जिससे कि एक नियमावली इसमें बनाया गया बच्चों, जिसका पालन करना चुनाव के समय बहुत ही आवश्यक होता है।
चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसको लागू करती है और यह घोषणा करती है कि चुनाव के बाद इसको समाप्त होना है। मतलब चुनाव के अंदर जब यह लागू हो जाती है तो उस समय बहुत सारी चीज़ें पाबंद हो जाती हैं। जैसे कि बात करें, कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं आ सकती, कहीं कोई नई योजना नहीं बन सकता, कोई नया निर्माण नहीं किया जा सकता, निर्माण कार्य में हाथ नहीं लगाया जा सकता और नई मशीनरी में काम नहीं किया जा सकता। मतलब कि यह काम नहीं होंगे, नई चीज़ कुछ भी नहीं होगी। और जो पुरानी चीज़ें, जैसे बात करें कोई एग्ज़ाम स्टार्ट है तो अपने एग्ज़ाम होगा आचार संहिता के बीच में भी हो सकता है एग्ज़ाम। जैसे बात करें आपका रेलवे की, अगर एग्ज़ाम फरवरी में कराते हैं तो मतलब कि मार्च अप्रैल से पहले तो ये विधानसभा चुनाव कंप्लीट नहीं होने वाले हैं, इसका रिजल्ट नहीं आने वाला है अप्रैल से पहले, है ना। अप्रैल तक ही रिजल्ट आएगा उसका, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ अप्रैल तक आएगा। और रही बात, जितने एग्ज़ाम चलेंगे रेलवे के हो गए, प्लस अगर लेखपाल की वैकेंसी आती है तो लेखपाल की हो गई, तो इस बीच में वो करा सकते हैं अगर वैकेंसी पहले आ जाती है लेखपाल की तो। और अगर शिक्षक भर्ती की भी पहले आ जाती है आचार संहिता के पहले, यानी कि 15 तारीख से पहले जब आचार संहिता स्टार्ट होगी, तो वो भी करा सकते हैं समय से अपने। लेकिन अगर नहीं आती है तो बहुत ही लंबा घिस जाएगा शिक्षक भर्ती। शिक्षक भर्ती की तो उम्मीद कम है ना, ना आए और ना ही मतलब ये नहीं आएगी, इतना कन्फर्म है। क्योंकि अभी हमारे जो इस समय शासन है उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, भय है कि हम अगर आए तो ठीक है, तब तो विचार करेंगे, अगर न आए तब शिक्षक भर्ती का कोई मतलब नहीं, हम देकर फंस जाएंगे, एक तरह से ना, समझ रहे हो ना। तो बच्चों, अगर आप अभी तक शिक्षक भर्ती ना दिए हो तो अगर हम तो यही कहते हैं, तुम मत दो भाई, तुम मत देना शिक्षक भर्ती। और थोड़ा सा लेट ही सही, है ना, लेकिन शिक्षक भर्ती आएगी, घबराने वाली बात नहीं, इसी साल आएगी। अब इस साल कब आएगी इसका कोई गारंटी नहीं बच्चों, क्योंकि यह राजनीतिज्ञ जो लोग हैं ना, यह हमारे भविष्य से खेल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आए जब आए, हमें तैयारी करते रहना है अपना, कोई भी निगेटिव नहीं सोचना है, आराम से अपना पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तो क्या होता है, आचार संहिता आपको समझ में आ गया। इसमें इलेक्शन कमिश्नर कौन है आपको भी बता दिया गया, सुशील चंद्रा जी हैं। अब बात करते हैं भाई यूपी टेट परीक्षा में देरी। देखिए यूपी टेट की परीक्षा बच्चों 23 जनवरी को, आपने आर्टिकल पढ़ा था कि 23 जनवरी को आपका पेपर होने वाला है। 23 जनवरी को मतलब कि एक तरह से जो होने वाला ये फिक्स नहीं था, लेकिन 23 जनवरी को यह बात तय थी कि मतलब कि 23 जनवरी को प्रस्ताव पारित हो जाएगा, फिर मंजूरी दे दिया जाएगा, 23 जनवरी को यूपी टेट का पेपर कराया जाए आयोग से। मतलब कि मंजूरी तो मिल ही जाएगा और प्लस शासन से भी सारी मंजूरियाँ मिल जाएंगी, आप 23 जनवरी को करा सकते हैं यूपी टेट का। लेकिन बीच में एक अड़ंगा आ गया बच्चों, 23 जनवरी को कोई एक एग्ज़ाम है और इस बीच उस एग्ज़ाम को कराया जाना इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट है ना, यूपी टेट इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो हम लोग शिक्षक भर्ती पा जाएंगे उसको देकर ना, इस वजह से यूपी टेट जरूरी नहीं है बच्चों। यूपी टेट बाद में होगा, अस्थिर से होगा, बिल्कुल पानी वानी पी लो, दाना पाना कर लो, है ना, सब कुछ अस्थिर हो जाना, लास्ट में तो बोल देना सरकार को, सर यूपी टेट करा लो, यूपी टेट का पेपर कब होगा बता देना मुझे, हम आराम से तैयार हैं अब देने के लिए, अब हम देंगे। इस तरह से बोल देना आप लोग, आराम से हो जाएगा पेपर, क्योंकि उसको लेकर वह एक्टिव नहीं है भाई, क्योंकि शिक्षक भर्ती देनी है ना, तो इस तरह से मान लेना भाई, यूपी टेट आपका 23 को भी नहीं होगा। अब इसके लिए नई डेट आएगी, उस पर मंजूरी मिलेगी, यानी कि समझ लेना बच्चों जनवरी के बाद फरवरी में। और डीएलएड की बात रह गई, तो हमारे सचिव जी खुद बोले हैं, डीएलएड पे नज़र तभी दिया जाएगा जब रिपीटेड हो जाएगा। तो समझ रहे हो, बहुत लंबा खींचने वाला है डीएलएड। इसके बाद डीएलएड 2019 प्रमोट की बात करें बच्चों, तो प्रमोट की तभी हम कुछ बातें आपको बता सकते हैं कि होंगे कि नहीं होंगे, या फिर कुछ इस पर विचार तभी किया जा सकता है, या फिर धरने वगैरह की बात तभी रखा जा सकता है अब, जब पहले आपका रिजल्ट आ जाए फोर्थ सेमेस्टर का, क्योंकि वो फंसा हुआ है भाई, रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। देखिए रिजल्ट ना आने के एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको बताते हैं डीएलएड में रिजल्ट ना आने की। अभी आपने 16 दिसंबर को सुना होगा, मूल्यांकन केंद्र पर बहुत ज़्यादा त्रुटियां पाई गई हैं, मतलब कुछ ऐसे एक तरह से वाहियात चीज़ें मिली हैं कि जिससे कि हमारे सचिव जी को लगा है कि वहाँ पर पैसे रुपए देकर बहुत सारे काम हुए हैं। इसमें प्राचार्य भी हमारे संलिप्त थे और प्लस आयोग के बहुत सारे लोग संलिप्त हैं उसमें, तो उनके ऊपर जांच बैठाई गई है। प्लस उनका अगर पिछले साल की बात करें 18-17 का भी वो जांच बैठा दिया गया है, जिससे कि जो बच्चे स्कूटनी में अच्छे स्कूटनी के लिए कुछ दिए थे, या फिर स्कूटनी की कापियाँ या फिर अलग कापियाँ जो चेक हुई थी, जो प्राचार्य चेक किए थे, उनको उनके ऊपर जांच बैठा दिया गया, उनका जो वेतन वगैरह है सब कटपिट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं और इस वजह से लेट हो सकता है। और रहेगी बात, हम तो यही कहना चाहते हैं, बहुत ही सराहनीय कदम इनका है। अगर यह हमारे सचिव जी यह कहते हैं कि जो अपने योग्य हैं, योग्य बच्चे हैं, वो अच्छा नंबर पाएँ या फिर उनकी कापियाँ विधिवत चेक हों, 70% पाते हैं अपने दम पर तो वही सही है, बस पास तो हो रहे हैं। अगर 90% पाकर भी अगर आप गलत, मतलब यही बच्चे होते हैं जो कि शिक्षक भर्ती में जाकर वही जो आया था ना बंटी, वैसे ही हरकत करेंगे बंटी वाले। तो समझ रहे हैं ना बच्चों, 145 नंबर पाना कोई सवाल नहीं पैदा होता भाई। अगर जो पेपर बनाता है वो भी बैठ जाए ना, 145 नंबर 150 में ला दे तो कहो ना भैया। अब बहुत तेज इंसान है, अगर वह केवल और केवल मुड़िया के दिन भर एक के रूम में बैठ कर पढ़ाई कर रहा है तो कुछ कह सकते हैं, हाँ हो सकता है भाई। लेकिन अगर हम बात करें 140 130 प्लस लाना थोड़ी सी मान सकते हैं भाई,
140 प्लस तुम ला रहे हो, 145 जा रहे हो, ठीक है, खैर हम मानते हैं कि बहुत तेज़ होंगे तो आप ला सकते हैं, तो खैर आप इंटरव्यू तो अच्छे दे सकते हैं। तो जब आप इंटरव्यू में भी सारी चीज़ें वही वाहियात वाली चीज़ें बात करेंगे, तो इसमें कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि आप, ज़ाहिर-सी बात है, किसी गलत स्रोत से एंट्री किए हैं। हमारे आयोग में या फिर कोई भी भर्ती हो, उसमें गलत स्रोत से एंट्री की। वही हाल चल रहा है हमारे यूपीएसआई पर बच्चों। यूपीएसआई का भी देखिए क्या होता है, खैर उसका निष्कर्ष आएगा हम लोग के पक्ष में, जो बच्चे अच्छा किए उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। अब रही बात, हम बात करें अगर यह सचिव जी, जो 17, 18 और 19 के जो स्कूटनी की कापियाँ चेक हो रही हैं या फिर चेक होंगी, वो बहुत ही कड़ाई रूप से चेक होंगी। अगर उसमें किसी का लोचा है ना, तो चला जाएगा। और रही बात पिछली की, जो स्कूटनी कापियाँ हैं जिन पे कि प्राचार्य को उनका वेतन वगैरह काटने की बात किया जा रहा है, तो अगर वह स्कूटनी की कापियाँ बच्चों का चेक होने लगे तो बहुत ही अच्छा होगा। कितने बच्चे अभी जो है ना, कई जगह सेटलमेंट, कई लोग होंगे बहुत खुश होंगे, पैसे वैसे देकर पास हो गए होंगे, तो वह लटक सकते हैं फिर से, और उनका डीएलएड अमान्य हो सकता है भाई। फिर से वो पेपर देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर सारी चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छा होगा, यह बहुत ही सराहनीय कदम होगा। आप लोग बताएंगे कि क्या यह कदम बहुत सही है कि जो पैसे वगैरह देकर, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है, सर हमारा करवा देंगे। भाई हम क्या हैं जो करवा देंगे, बताना। और रह गई बात, हम आपको सिर्फ इस वजह से आगाह करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रशिक्षुओं का कॉल आया था कि सर हमने 10,000 रुपये दिए हैं, और एक हमारे ग्रुप में भी था, यादव करके कोई था लखनऊ से। जब उसकी हमसे बात हुई, मतलब ग्रुप में खुद बहुत सारे बच्चे होंगे, खुद बताएंगे उसका नाम क्या था, यादव कोई था भाई। देखिए उससे हमने बात किया, है ना। तो ग्रुप में पहले बच्चों से बोल रहा है कि आप लोग, बच्चों से बोल रहा है ठीक है, अब सेपरेट सबको फ़ोन कर रहा है, मतलब ये फ़ोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है सबको सेपरेटली, व्हाट्सएप से मैसेज कर रहा है। कई लोग हमारे चाहने वाले भी उस ग्रुप में थे, और हमको बताया कि सर ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, तो उन्होंने उनका मैसेज मुझे दिला। तो हम देखें उसको, थोड़ा सा अटपटा लगा मुझे भाई। अगर यह काम इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली है और ना ही कहीं हो रहा है, और ना ही उम्मीद है इसकी इस बार, तो तुम, और बोल रहा है बच्चा कि 200 उसका नंबर भी हमारे पास है। अगर ऐसा कुछ हुआ, ससुरा को फंसा भी सकते हैं, ससुरा का नंबर भी दे सकते हैं, उसका हमारे पास आधार कार्ड भी है, सब कुछ है। वो बोलता है कि हर साल कराते हैं, है ना। तो खुद फंसा हुआ है, अगर कुछ गलत करा ना तो ले लेंगे लंबा उसे अब हम, है ना। रही बात, अगर सुन रहा है तो फ़ोन कर देगा मुझे, और मुझे किसी डर नहीं लगता बच्चों, इतना याद रखना, जो चीज़ है सही सही हैं। और रही बात, वो आने वाला था, मुझसे बोला, हम उससे बोले कि, वो मुझसे बोला कि सर कितने बच्चों को आप दिला सकते हैं, दिला दीजिए सर, ग्रुप में बोल दीजिए। तो हमने कहा हम बोलेंगे, लेकिन पहले ये तुम आधार कार्ड दो, तो आधार कार्ड भी दे दिया अपना। फिर हमें कुछ संशय लगा, वो बोला कि हम जौनपुर के हैं, हम मतलब लखनऊ के हैं, तो लखनऊ तो आना जाना बराबर रहता है थोड़ा सा। हमने लखनऊ से बहुत ज़्यादा लगाव भी है, थोड़ा आना जाना रहता है बहुत ज़्यादा, और रिलेशन भी है। और रही बात, जौनपुर और आजमगढ़ ये मेरा क्षेत्र है, बनारस वगैरह। तो वो बोला कि उसके आधार पर लिखा था जौनपुर कोई गाँव था, है ना। तो हमने पूछा भाई ये सुना सा थोड़ा सा, ये पूरा फील्ड है पापा का मेरे। तो जब उससे एक तरह से हम बोले कि भाई ये जौनपुर का जो गांव है यह, तो बताओ यहाँ पे तुम रहते हो कि लखनऊ रहते हो पर्सनली। तो बोला कि आप मिलने आ सकते हैं मुझसे, है ना, मिलने आ सकते हैं। हम कहे ठीक है भाई, मिलने आ सकते हैं। फिर उखड़ कर बोलने लगा। तो हमने बोला कि भाई अगर ऐसी बात है तुम ही आ जाओ। हमने उसका पता दे दिया अपना कि तुम आ जाओ भैया, मेहनाजपुर गेट पर हमारे कोचिंग का संस्थान का नाम बताया उसे कि यहाँ पर आ जाना, और यहाँ पर हम तुमसे मिल लेते हैं। तो फिर उसके बाद कहा कि ब्लॉक कर दो अगर विश्वास नहीं है तो। उससे हम उससे यह भी बोले कि किसी तरह वो आ जाए, एक बार मेरे से मिल ले। तो हमने उसे सॉरी वॉरी भी बोला कि भाई अगर तुमको गलत फहमी हुई हो तो आप 1 मिनट, अगर हम बोले कि भाई तुमको अगर लगता हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया तो तुम माफ़ करना, लेकिन इन बच्चों का भविष्य का सवाल तुम करा दो भाई, पैसे लेकर करा दो। वो पूरा विश्वास के साथ कह रहा था कि हम करा देंगे, हम सब कुछ कर देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है तुम आ जाओ। तो आने वाला था, पता नहीं क्या हुआ ससुरा। फिर उसके बाद बोला कि नहीं करा सकते। हम कहे ठीक है भाई, नहीं करा सकते तो जाओ, लेकिन आधार कार्ड वगैरह उसका हमारे पास है अभी, उससे खैर कुछ हो नहीं सकता। अगर ये ऐसा कोई बच्चा अगर ये सब करते हैं तो प्लीज़ ना करें। आप तो अपने साथ खुद और दूसरे के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर करवा भी देते हैं तो भी वो बच्चे कभी न कभी पकड़े जाएँगे। जैसे अभी जाँच बैठने वाली है ना, देखना बहुत सारे पैसे जो पैसे-वैसे देकर है ना, दौड़ना-धूपना मचेगा। जो 2018-17 के जो स्कूटनी में पास हुए थे, उनके बच्चों के अगर जाँच बैठा, स्कूटनी वाला कॉपी, तो सब लटक जाएँगे भाई, बहुत सारे बच्चे लटकेंगे क्योंकि स्कूटनी में मात्र 2% ही रिज़ल्ट आते हैं। ससुरा 75% रिज़ल्ट दिया था पिछली बार। बताओ, समझ रहे हो ना? कॉपियाँ, पैसे-वैसे लेकर सब लटकेंगे। और याद रखना बच्चों, ऐसी नहीं, आप अपने मेहनत पर विश्वास रखो, सिर्फ़ हम यही कहना चाहते हैं। और आप लोग अच्छे बच्चे हो भाई, भविष्य है, हम लोग भविष्य हैं, ठीक है ना बच्चों? हमारे भाइयों, बच्चों कहने का मतलब हमारे भाई हो आप लोग, बस। तो थोड़ा-सा सँभल कर रहिए। इन जो ये सब
होते हैं दुराचार, इनसे बचिए भाई। अपने पर विश्वास रखिए और सारी चीज़ें आपके अनुसार होंगी जब आप अपने पे विश्वास रखेंगे। अपने पे विश्वास रखकर काम करिए, बस कुछ नहीं, जो होगा प्रभु सब कुछ सही करेगा, ठीक है। और रहेगी बात जो बच्चे कह रहे हैं सर प्रमोट की, तो डीएलएड वाले बच्चे परेशान ना हो, पहले रिजल्ट आ जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं इस तरह के संगीन अपराध हो रहे हैं, मतलब एक तरह से मामले सामने आ रही हैं। अब प्राचार्य पर सारी चीज़ें एक तरह से सर्विलांस वगैरह बैठ गया है, अब उसमें चेकिंग वगैरह होगी उनकी। अब कोई जो लिप्त पाया जाएगा वो सीधा उनकी जो पेमेंट वगैरह होंगे सब कटेंगे, ठीक है। इस तरह से होता है। यही बच्चे क्या होते हैं ना, सिलेक्ट हो जाते हैं, सिलेक्ट होने के बाद कहीं मान लीजिए कहीं शिक्षक में भर्ती में मान लीजिए हो गए, शिक्षक भर्ती में होने के बाद 1 साल 2 साल 3 साल बाद चेकिंग स्टार्ट हुई। अब चेकिंग स्टार्ट हुई तो पाया गया है संलिप्त हैं उसमें, तो इनका पूरा का पूरा जितने 3-4 साल तक वेतन पाए रहेंगे ना, सबके साथ आ जाएंगे, वो वेतन भी देंगे और बेइज्जती ऊपर से होगी, नाक ऊपर से कटेगा। ससुरा तुम अगर शादी ब्याह हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे भी हो रहेंगे तो वो भी तुमको ताना मारेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और बवाल खड़ा करने से क्या फ़ायदा, मेहनत से हो जाओ, ना ही हो तो कुछ तो करो, मत मत करो कुछ। तुम अगर अगर ऐसी बात है तुम रकम देकर रोकड़े देकर होना चाहते हो, तो तुम उस रोकड़े को कहीं लगा दो भाई, बिजनेस में काम करो अपना, मेहनत करो उसमें। अगर तुम मेहनत करना ही नहीं चाहते हो ससुरा, तो तुम सोचते हो कि हम गद्दी ले लेंगे, बैठेंगे आराम से पैसा लेंगे ना, तो सरकार निजीकरण कर रही है, ऐसे लोगों के लिए बहुत सही काम कर रही है। समझ रहे हो ना बच्चों? तो ये सारी चीज़ें हैं और कहीं न कहीं सरकार बहुत ही अच्छा कदम, मतलब कि एक तरह से हमारे सचिव महोदय या फिर हमारा ये शासन बहुत अच्छा पहल या फिर सराहनीय कदम उठा रही है। इस पर एक विशेष वीडियो बनाएँगे और इस पर आपका भी विचार क्या है? आप रखेंगे नीचे अपना विचार कि आपके आपके अनुसार क्या होना चाहिए। और इसमें पता है बच्चों, उनका फ़ायदा होगा, जो बच्चे मेहनत करते हैं, उनका फ़ायदा होगा, निश्चित फ़ायदा होगा, वो पास होंगे, पहली बात है। और कॉपियाँ बहुत विधिवत चेक होंगी। अब कॉपियाँ जैसे पहले चेक होती थी कि कुछ भी कोई भी चेक कर देता था, और अब कॉपियाँ प्राचार्य भी मतलब स्ट्रिक्टली चेक करेंगे, अच्छे से चेक करेंगे। जो बच्चे पास होने लायक लिखे रहेंगे वो पास होंगे। अब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो आता था अब शायद नहीं आए। तो ऐसी सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये सराहनीय कदम है। अगर ऐसा करती है, चेकिंग बैठा देती है इन बच्चों पर, तो बहुत अच्छा काम करेगी। दिल प्रसन्न हो जाएगा भाई, दिल बहुत मगन हो जाएगा। तो आप लोग जैसा बताएं, आपका राय क्या है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और रही बात प्रमोट की, तो प्रमोट का बच्चों तभी हम बात करेंगे जब थोड़ा-सा आपका रिजल्ट आ जाए, तो इस पर चर्चा होंगी। और प्रमोट होना जायज़ है, क्योंकि आपका समय बर्बाद हुआ है। आपको अगर ऐसा करना था तो तीसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम ले लिए होते, 4th सेमेस्टर के साथ। अगर उनको तीसरे सेमेस्टर का लेना भी था भाई, वो तो साफ-साफ बच्चे दे देते, और बच्चे तैयार रहते हैं हमेशा एग्ज़ाम देने के लिए, हमें पता है। तत्परता रहती भाई उनके अंदर, जोश, वो पढ़ ही रहे हैं इसी वजह से। पैसे दिए हैं 2 लाख 2.5 लाख, पढ़ रहे हैं इसी वजह से भाई, पैसे देंगे 1 लाख पैसे देंगे, कहीं 1.5 लाख भी लगा हुआ है। तो 1 लाख, 1.5 लाख, 1,20,000 रुपए बच्चे देकर पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम देकर ही पास होंगे। और जो ऐसे हैं कि पैसे देकर, रोकड़े देकर पास होने, वो तो बच्चे हमारे नहीं लगते भाई, हमें ऐसा होगा। और अगली बात 2018 प्रत्यावेदन की, आप लोग अपनी संख्या में जाइए, संख्या बल दिखाइए भाई, संख्या वहाँ पर रहना चाहिए, बल्क में जाइए आप लोग, बल्क में जाएँ ना जाएँ, एक-एक करके भी चले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर बस संख्या, एक जब समय ऐसा आ जाए कि आपका एडमिट कार्ड जारी होगा कि नहीं होगा, उस कंडीशन में अगर एससीईआरटी और पीएनपी में बहस होने लगे कि इनका एडमिट कार्ड जारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पिछली बार संख्या था आपका 400 प्लस, तो इस बार अगर 3 ही 100 संख्या है, तो बताओ जारी करें कि न जारी करें? अगर दोनों में आपस में बहस करें, फिर ऊपर शासन को आदेश जाएगा जारी करें कि न जारी करें, तो शासन यही बोलेगा कि अगर कम संख्या है तो मत जारी करो। तो क्या होगा बताना? तो मतलब कि ऐसी नौबत नहीं आए कि आपकी संख्याएँ कम हों और आप फँस जाओ। तो ठीक है, थोड़ा-सा अपने ऊपर विश्वास रखकर आप लोग जाइए भाई। और जो बच्चे एक बार जिनका जो प्रत्यावेदन दे दिए थे, जो है 17 बैच के बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर हमने एक बार प्रत्यावेदन दिया था, हमारा एडमिट कार्ड नहीं जारी हुआ, तो आप फिर से दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार और जाकर दे दीजिए। इसमें कोई नहीं होगा कि आपका पिछला वाला और अब वाले में कुछ गड़बड़ी होगा, नहीं। आप तो बहुत अच्छे काम कर रहे हो ना, आप जाओ, आप तो लीगल काम कर रहे हो ना, आप फिर से प्रत्यावेदन दो। प्रत्यावेदन में क्या देना है आपको बता देते हैं। एप्लीकेशन होता है एक, जिसमें सरकार से विनती की जाती है कि सरकार मतलब कि मुझे चौथी बार मौका मिलना चाहिए, या हमारी नहीं, या सिस्टम की गलती थी, नाकामी थी, हमने कापी भी खुलवाने की प्रयास किया, लेकिन हमें लगा कि बहुत समय लग जाएगा, पहले हम स्क्रूटनी भरेंगे, इस तरह से बहुत समय लगने की वजह से हमने आपको प्रत्यावेदन दिया महोदया, मुझे चौथी बार चांस मिलना चाहिए। ये सब सारी चीज़ लिखने के बाद आप अपना आधार कार्ड प्लस 1 2 3 फ़ोटो, 2 फ़ोटो, और कहीं कॉलेज वगैरह में कहीं नहीं जाना है। कॉलेज में जाएँगे तो कुछ नहीं, बस वो खुद बोलेंगे आप जाकर जमा कर दो एससीईआरटी में। तो आप जाना एससीईआरटी में। आप जब यहाँ पर लखनऊ में जाएँगे, लखनऊ स्टेशन, आपका 4 बाग में उतरेंगे, वहाँ से किसी से भी पूछेंगे एससीईआरटी के बारे में, बता दिया जाएगा। वरना आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पूरा का पूरा लोकेशन भेज देंगे बच्चों। वहाँ पर आप जाकर दे सकते हैं, या फिर ग्रुप में ऐड कर देंगे आपको। वहाँ पे किसी भी उस ग्रुप में किसी भी बच्चे से पूछेंगे, सब बता देंगे आपको, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जाकर जमा कर दिए हैं। ठीक है? अगर कोई सूचना हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। मतलब कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और इस सेशन को डेली फॉलो करिए, जिससे कि सारी चीज़ें आपके पक्ष में हो और आप इससे अवगत हो सकें। ठीक है बच्चों? धन्यवाद।